श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका बायोलॉजी जीव विज्ञान एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान, और आज हम शुरू करेंगे एक नया पाठ, एक नई यूनिट, एक नई इकाई जिसका नाम है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता में हम डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे मेंडल के बारे में, मेंडल का जीवन परिचय और मेंडल के प्रयोगों के बारे में, और मेंडल के प्रयोगों के आधार पर हुई अन्य सभी खोजों को जो हमारे सिलेबस से संबंधित है, हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, जो हमारे नीट के एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम जब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपके सामने मेंडल की एक फोटो है। तो मेंडल की कई सारी पिक्चर्स आपको मिल जाएगी, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ये एक छोटी सी प्रतीकात्मक एक इनकी फोटो है जिसमें ये मटर के पौधे पर अपने प्रयोग कर रहे हैं। आप लोगों ने मेंडल का नाम अवश्य सुना होगा, हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेंडल का जीवन परिचय। मेंडल का जन्म हुआ था 1822 में। मेंडल का जन्म 1822 में हुआ और मेंडल की मृत्यु हुई थी 1884 में। जब हम बात करेंगे मेंडल के जीवन काल की, तो सबसे पहले जब हम किसी के भी जीवन काल की बात करते हैं, जीवन की अवधि की बात कर रहे हैं, तो उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु की हम बात करते हैं। तो मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था और मेंडल की मृत्यु 1884 में हुई थी। और अपने जीवन काल में मेंडल ने कई प्रयोग किए थे। मेंडल ने जो भी प्रयोग किए थे उनके बारे में, सबसे अच्छी बात यह है कि मेंडल को अपने प्रयोगों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, उसने उनके बारे में नहीं पढ़ा था। ये आपको पता चलेगा मेंडल के जीवन परिचय को पढ़कर, जब आप इसको देखेंगे। सबसे पहले जैसे मेंडल का जन्म हुआ था चेकोस्लोवाकिया, एक बड़ी मुश्किल स्पेलिंग होती है चेकोस्लोवाकिया, जो हर किसी को याद नहीं होता, ये नाम भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चेकोस्लोवाकिया के मुराविया गांव में मेंडल का जन्म हुआ था, जो अभी चेक गणराज्य में है, ऑस्ट्रिया के चेक गणराज्य। अभी इसका नाम चेंज है, इसको चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक इंग्लिश में कहते हैं, और चेक गणराज्य हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं। चेक गणराज्य नाम से जाना जाता है और उसके एक गांव में मेंडल का जन्म हुआ था। मेंडल का पूरा नाम, वैसे इसके घर वालों ने जो नाम रखा था, जो मेंडल के माता पिता ने नाम रखा था, वो था जॉन मेंडल। मेंडल के माता पिता ने नाम रखा था जॉन मेंडल, परंतु बाद में इनको एक उपाधि मिली थी ग्रेगर की, जब ये चर्च में पादरी बने थे। चर्च में पादरी होते हैं जिनको प्रीस्ट या फादर कहा जाता है। आपने देखा होगा, वो लोग व्हाइट कलर की ड्रेस पहनते हैं और चर्च में रहते हैं, चर्च में प्रेयर करवाते हैं। तो चर्च में जो प्रार्थना करवाने वाले पादरी होते हैं, तो वो पादरी बने थे मेंडल शुरू में। तो बड़ा ही इनका जीवन काल इस तरह का रहा। इन्होंने फिर पादरी से हटकर पढ़ाना शुरू किया, टीचिंग स्टार्ट की, इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और उसके बाद में इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए मटर के पौधे पर। तो यहाँ पर मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, परंतु ग्रेगर इनकी उपाधि है, या नाम तो इनका जॉन मेंडल है, आप ध्यान रखें इसको, और ग्रेगर इनकी उपाधि है, जो इनको चर्च में प्रीस्ट या पादरी बनने के बाद, जिनको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में फादर बोलते हैं, चर्च में जो फादर होते हैं, तो पादरी बनने के बाद इनको उपाधि इसकी मिली थी। इसके बाद में 1851 में मेंडल 3 वर्षों के लिए वियना चले गए थे। एक जगह है, एक स्थान है वही पास में, जिसका नाम है वियना, और वहां पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वियना यूनिवर्सिटी। उसी के नाम पर, उस स्थान के नाम पर वियना यूनिवर्सिटी। तो वियना यूनिवर्सिटी गए और वहां पर उन्होंने गणित और नेचुरल हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास का अध्ययन किया था। और वहां से फिर से लौटने के पश्चात अपने ही गांव ब्रुन सिटी, जो चेकोस्लोवाकिया है, चेकोस्लोवाकिया का एक शहर है जिसका नाम है ब्रुन सिटी, ब्रुन शहर। ब्रुन शहर का गांव था मुराविया, जहाँ इनका जन्म हुआ था। अभी ये ऑस्ट्रिया या चेक गणराज्य नाम से इसको जाना जाता है। तो वहां पर ब्रुन सिटी में ही इन्होंने टीचिंग स्टार्ट की थी, स्कूल के अंदर, मॉडर्न स्कूल। वहाँ का एक स्कूल था जिसका नाम था मॉडर्न स्कूल। तो मॉडर्न स्कूल में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, परंतु हुआ ये, जब ये वहां पर पढ़ा रहे थे, इन्होंने बायोलॉजी के टीचर्स को और जीव विज्ञान के अध्यापक और जीव विज्ञान के जो विद्यार्थी थे, उनको मेंडल ने देखा पौधों पर प्रयोग करते हुए। तो मेंडल के भी मन में इच्छा जागृत हुई पौधों पर प्रयोग करने के लिए।
तो मेंडल ने भी फिर प्रयोग करने स्टार्ट किए, लेकिन मेंडल के पास में पौधे नहीं थे। तो मेंडल के पास पौधे थे, लेकिन कहाँ पर? चर्च में। चर्च का अपना एक गार्डन था। तो चर्च के पास में गार्डन था, एक बड़ा सा उद्यान था जिसमें कई प्रकार के पौधे उपलब्ध थे। तो चर्च के गार्डन में कई तरह के पौधे थे और उन पौधों पर मेंडल ने अपने प्रयोग करने स्टार्ट किए। तो मेंडल ने जब अपने प्रयोग करने स्टार्ट किए, जो अपने प्रयोग किए, और उन्हीं के आधार पर उसने आनुवंशिकता के नियम दिए, और इसीलिए मेंडल को आनुवंशिकता का जनक, क्योंकि देखिए आप लोग सुने ध्यान से और समझें, मेंडल को आनुवंशिकता का नॉलेज नहीं था, मेंडल को आनुवंशिकता का ज्ञान नहीं था, मेंडल को नहीं पता था आनुवंशिकता क्या है, कैसे होती है और इसमें होता क्या है। मेंडल को कोई आइडिया नहीं था इनके बारे में। परंतु जब मेंडल ने प्रयोग किए और प्रयोग के जब निष्कर्ष देखे, तब इसको पता चला कि कुछ ऐसा है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। कुछ ऐसा है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जा रहा है, और यही सब उसने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया। तो यहाँ पर सन 1857 से 1865 तक मेंडल ने अपने प्रयोग किए, और 1866 में मेंडल ने वहाँ पर जो रॉयल सोसाइटी थी, रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रुन, प्रकृति विज्ञान सोसाइटी ब्रुन की, वहाँ पर उसने अपना शोध पत्र, रिसर्च पेपर जिसको कहते हैं, शोध पत्र या रिसर्च पेपर अपना उसने प्रकाशित किया। वहाँ के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उन लोगों को अपना काम बताया, और उसके बाद क्या हुआ उसके हम बात बाद में करेंगे। ये सिर्फ हम जीवन परिचय की बात करें, मेंडल का जीवन परिचय कैसा है, क्या किया उसने, क्या हुआ उसके साथ, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या घटित हुआ, उसको हमने बहुत संक्षिप्त में यहाँ पर पढ़ा। तो सिंपल सा, उसका जन्म, उसकी मृत्यु, यहाँ पर मैंने इसकी मृत्यु का वर्ष यहाँ पर लिखा है। मेंडल की मृत्यु 1884 में हुई थी, जन्म 1822 में हुआ था, और उसके बाद में 1851 में ये वेना यूनिवर्सिटी गए थे, 1843 में इन्होंने चर्च में पादरी बने थे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर मैंने आपके साथ में शेयर की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो एक चीज मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपको जेनेटिक्स पढ़नी है, आनुवंशिकी पढ़नी है, आनुवंशिकी होती क्या है, सबसे पहले तो आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, बस ये आनुवंशिकता कहलाता है। अगर आपको आनुवंशिकता को समझना है तो आपको कुछ शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है, शब्दावली आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको शब्दावली नहीं आती है, शब्द का ज्ञान नहीं है आपको, तो आपके लिए जेनेटिक्स को पढ़ना, आनुवंशिकता को पढ़ना एक बहुत मुश्किल कार्य हो जाएगा। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ शब्दावली यहाँ पर है। तो शब्दावली में सबसे पहले सभी नाम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये सभी नाम जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे समझे, क्योंकि जब तक मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये नाम याद नहीं होते हैं, आप आनुवंशिकता को नहीं समझ सकते, चाहे आपको कोई भी पढ़ा दे। सीधी सी बिल्कुल सिंपल सी बात है आप लोगों के लिए। तो अगर ये शब्दावली समझ में आ गई तो फिर आपको कोई भी पढ़ाए आप इनको समझ लेंगे। तो छोटी सी चीज है, शब्दावली पर आप जरूर ध्यान दें। तो सबसे पहले आनुवंशिक गुण। आनुवंशिक गुण क्या है? ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जीव से उसकी अगली पीढ़ी में, जो अगली पीढ़ी का जीव है उसमें जो गुण जा रहा है। जैसे हम कहते हैं कि आम बोओगे तो आम मिलेंगे, बबूल बोओगे तो बबूल मिलेंगे। तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि बीज के अंदर आनुवंशिक गुण निहित होते हैं, सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं। तो जो आनुवंशिक गुण है वही तो इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं, सूचनाओं को लेकर जा रहे हैं। आपने जब बबूल बोया है तो आपको आम कैसे मिलेगा, और आपने अगर आम बोया है तो किसी कंडीशन में आपको बबूल नहीं मिलेगा, आपको आम ही मिलेगा। तो यही कंडीशन है ना। मानव की संतान मानव होती है, और किसी भी एनिमल, कोई भी, आप बिल्ली लेंगे, आप गाय लेंगे, तो किसी भी एनिमल को ले लें आप, उसकी संतान वही प्राणी होगी जो खुद है, जो स्वयं है। तो यहाँ पर आनुवंशिक गुण लक्षणों को, और ऐसा नहीं सिर्फ एक लक्षण, प्रत्येक लक्षण जो भी आपके, चाहे वो आपकी आंखों का रंग है, आपकी लंबाई है, आपकी वाणी है, आपके बालों का रंग है, आपके बालों का प्रकार है, जैसे किसी के सीधे बाल होते हैं, किसी के घुंघरालू होते हैं, किसी का व्यवहार है। तो सारी चीजें जो निर्धारित हो रही है, सभी चीजें जो निर्धारित हो रही है, वो सब आपके आनुवंशिक गुण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। आनुवंशिक गुण वो नहीं है कि कोई भी गुण किसी व्यक्ति का, जैसे किसी का, कोई व्यक्ति अंधा है
तो ये गुण अगर उसकी अगली पीढ़ी में नहीं जा रहा है तो ये आनुवंशिक गुण नहीं है। किसी व्यक्ति का हाथ अगर फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, वो किसी एक्सीडेंट में अंधा हो जाता है, और ये गुण अगर उसकी अगली पीढ़ी में वैसे नहीं जाना चाहिए और नहीं जाता है, तो ये गुण अगली पीढ़ी में नहीं जा रहा है, तो ये आनुवंशिक गुण नहीं होंगे। ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति के शरीर में जो भी गुण है वो सारे आनुवंशिक गुण, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप अगर आपका जो रंग है तो वो रंग भी आनुवंशिक गुण है, वो रंग भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर जा रहा है, जाएगा ही वो, तो वो आनुवंशिक गुण है। तो आपके सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं उनको आप आनुवंशिक गुण कहेंगे। सबसे पहला नाम इसके अंदर आनुवंशिक गुण तो मैंने बता दिया, सिंपल सा है। सबसे पहला नाम जो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कारक। यहाँ हम बात करेंगे कारक की। कारक क्या है, आप ध्यान से देखें इसे। कारक क्या है? कारक को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। कारक को इंग्लिश में मेंडल ने फैक्टर कहा था। हम लोग उसको फैक्टर को, मेंडल ने कारक शब्द नहीं दिया था, मेंडल ने जो शब्द उपयोग में लिया था वो शब्द था फैक्टर, और उसकी स्पेलिंग हम लिखेंगे, जैसे स्पेलिंग उसकी हो जाएगी फैक्टर, FACTOR, फैक्टर। तो ये शब्द मेंडल ने दिया था और हमने उसका हिंदी अनुवाद किया, फैक्टर का हिंदी अनुवाद कारक है। तो मेंडल ने कारकों के बारे में बताया था। अब ये कारक क्या है, मेंडल ने किसको कहा कारक? जब मेंडल ने अपने प्रयोग के इतिहास सुने आप, जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए तो मेंडल को अपने प्रयोगों से इतना पता चला कि किसी भी जीव में कुछ ऐसा होता है जो उसके लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जा रहा है। लेकिन ये क्या है, मेंडल को नहीं पता था। मेंडल के पास एक्चुअल में माइक्रोस्कोप नहीं थे ना, सूक्ष्मदर्शी। जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं वो नहीं थे मेंडल के पास में। उसके पास में बहुत ज़्यादा जो भी उसके पास एपरेटस, मशीन ना, ये सब टेक्नोलॉजी उसके पास कुछ भी नहीं थी। वो अपने समय से बहुत पीछे था, और ये सारी खोज जब हुई तो मेंडल को पता नहीं था इनके बारे में, और कुछ खोजें बाद में भी हुई। तो मेंडल को ये पता नहीं था कि कौन आपके लक्षणों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। जैसा आप लोगों को पता है, आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोगों को सबको पता है कि हमारे लक्षणों के निर्धारण के लिए जीन उत्तरदायी है, लेकिन मेंडल को नहीं पता था। आपको पता है, मेंडल को नहीं पता था। तो मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए तो उसको इतना पता चला कि कुछ ऐसा है हमारे शरीर में जो हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। अब ये क्या है? तो ये जो है कुछ तो है, इसको नाम दे दिया मेंडल ने फैक्टर। इसको नाम क्या दिया मेंडल ने? फैक्टर। जैसे मैं आपका एग्जांपल दूं, अगर जैसे आप चल रहे हैं और आपको पीछे से किसी ने आवाज दी, या सिंपल सा आप कहीं बैठे हैं एक रूम के अंदर जहाँ बहुत सारी चीजें, तो वहां पर कुछ आवाज कर रहा है। अब वो आवाज किस चीज की आ रही है आपको नहीं पता, तो आप क्या कहेंगे? कोई कारक है जो आवाज कर रहा है। आप यही कहेंगे ना, किसी ने आपसे पूछा कि यहाँ आवाज किस चीज की आ रही है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब यही होगा कि यहाँ कुछ है, कुछ कारक है। हो सकता है आप भूत कहते हैं उसे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो भूत नहीं है, वो घड़ी थी जो आवाज कर रही थी, वो पंखा था जो आवाज कर रहा था, वो मोटर थी जो आवाज कर रही थी, लेकिन आपको उसके बारे में नहीं पता था, तो आपने उसको कुछ भी कह दिया। इसी तरह से मेंडल को ये नहीं पता था कि वो जीन है जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जा रहे हैं, लेकिन इतना उसको पता चल गया था कुछ है जो लेकर जा रहा है, और इसी को मेंडल ने नाम दिया फैक्टर, और हम हिंदी में उसको कहते हैं कारक। तो यही लिखा हुआ, मेंडल ने आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले जीन को ही कारक कहा। तो यहाँ पर नाम आया जीन। तो जीन के बारे में मेंडल को पता नहीं था। अब मैं एक चीज और बताऊं आपको, आप ध्यान से सुने। जब आप मेंडल के बारे में पढ़ते हैं, जब आप मेंडल की जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, मेंडल के प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो वहां पर किसी भी अच्छी बुक के अंदर आप पढ़ेंगे तो वहां पर वर्ड, शब्द जीन उपयोग में नहीं आएगा, वहां शब्द उपयोग में आएगा फैक्टर। तो जब भी आप फैक्टर शब्द उपयोग में ले रहे हैं आनुवंशिकता में, तो ये समझ ले कि वो सारे प्रयोग मेंडल के हैं, और आप मेंडल के बारे में, मेंडल से संबंधित आप कुछ पढ़ रहे हैं। जब जीन शब्द आता है, इसका मतलब आप मेंडल से आगे बढ़ चुके हैं। मेंडल के बाद की जो सूचनाएं हैं, उनके मेंडल के बाद के जो प्रयोग हैं, उनके बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगली बात करेंगे संकरण की। कारक शब्द जो था वो मेंडल ने दिया था, और बाद में पता चला था ये जीन है, और जीन जोहानसन ने दिया था। बात करेंगे हम आगे, एक नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा वो हमें। तो जोहानसन था जिसने सबसे पहले बताया था कि जीन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को, हमारे सूचना जितनी भी है शरीर की, है ना, तो जीन ही उत्तरदायी और जीन ही लेकर जा रहे हैं। तो
मैं फिर से बता दूं आपको, हमारे शरीर में जो जीन उपस्थित है वो हमारे सभी लक्षणों का निर्धारण करते हैं। वो लक्षण कुछ भी हो सकता है, वो आपकी आंखों का रंग हो सकता है, आपके नेत्रों का रंग, आपके बालों का रंग हो सकता है, आपके बालों का प्रकार हो सकता है, आपके त्वचा का रंग हो सकता है, आपके वाणी हो सकती है, आपके बिहेवियर, आपका व्यवहार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सभी के लिए जो उत्तरदायी है वो आपकी जीन है। यहाँ पर अगली बात करेंगे हम संकरण की। अब संकरण क्या है? दो जीवों के मध्य जनन को संकरण कहा जाता है, परंतु उनके लक्षण भिन्न होने चाहिए। ध्यान से सुने, जब हम बात कर रहे हैं दो लक्षणों की, दो भिन्न लक्षणों वाले जीवों के मध्य जनन को संकरण कहा जाता है। सिंपल सा, तो परिभाषा आपको समझ में आई। लेकिन दो भिन्न लक्षण वाले कैसे? मैं एग्जांपल दूंगा, उदाहरण दूं। दो भिन्न लक्षण वाले, जैसे कुत्ता और एक बिल्ली, ये तो लिखा हुआ है, दो भिन्न लक्षण वाले जीवों के मध्य जनन को संकरण कहते हैं। तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको, बिल्ली और कुत्ता। तो ये संभव है क्या? नहीं, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि आप एक कुत्ते और एक बिल्ली के मध्य जनन करवा रहे हैं, या आप हाथी और घोड़े के मध्य, किसी भी दो। अब ये क्या है? ये जाति, यहाँ एक शब्द आ जाता है जाति। तो ध्यान दें आप, एक शब्द है जाति। तो यहाँ पर इस परिभाषा में आप एक शब्द ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। एक ही जाति के जीवों के मध्य दो भिन्न लक्षणों वाले जीवों में यदि आप जनन करवाते हैं तो उसको संकरण कहा जाएगा। हाँ, अब इसमें लक्षण कितने भिन्न होंगे? लक्षण चाहे एक भी भिन्न है, कहलाएगा वो संकरण। ठीक है, तो लक्षण यहाँ पर एक भी अलग हो सकता है, दो लक्षण भी भिन्न हो सकते हैं, तीन लक्षण भी भिन्न हो सकते हैं, सारे लक्षण भिन्न हो सकते हैं, परंतु जाति एक ही होगी। अब जाति किसे कहते हैं? एक ही जाति के जीव किसे कहेंगे? तो इसकी बहुत सरल परिभाषा है, वे जीव जो आपस में जनन कर सकते हैं एक ही जाति के जीव कहलाते हैं। तो वे जीव जो आपस में जनन कर सकते हैं एक ही जाति के जीव कहलाते हैं। जैसे आपने कुत्ता देखा होगा, और कई प्रकार के कुत्ते आपने देखे होंगे अपने घर के आसपास, और लोग जो अपने घर में एज अ पेट पालतू कुत्ते रखते हैं वो देखे होंगे आपने। तो जो कुत्ते आपके घर में रखे हुए हैं, आपके घर में देखी होगा वैसे, या नहीं भी होगा, और सड़क पर भी आपने देखा होगा। तो जितने तरह के कुत्ते आपने देखे हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना? पोमेरियन, लैब्राडोर, और भी वो जर्मन शेफर्ड, और भी कई होते हैं, मुझे नाम इतने याद नहीं है, लेकिन हाँ, तो कुत्ते कई प्रकार के होते हैं। तो ये क्या है? ये जाति है उनकी अलग अलग? नहीं, ये उनकी ब्रीड है, नस्ल है, इनको नस्ल कहते हैं। तो ये नस्लें अलग अलग है, ब्रीड है उनकी, जातियां सबकी एक है। तो यहाँ पर एक ही जाति के जीवों के मध्य जनन होता है, ऐसा संभव नहीं है कि दो भिन्न जातियों में आप जनन करवा दें, ऐसा पॉसिबल होता है, लेकिन फिर वो कुछ रेयर कंडीशन होती है, जैसे खच्चर की, गधा व घोड़ा, है ना? तो खच्चर का नाम आपने सुना होगा। तो वो दो भिन्न जाति होते हैं, लेकिन सरल सी बात ये है बिल्कुल कि आप ध्यान रखें, एक ही जाति के जीवों में आप जनन करवा रहे, लेकिन उनमें लक्षण अलग। जैसे मेंडल ने जो लिया था मटर का पौधा, लेकिन एक लंबा था एक बौना था, दोनों ही मटर थे, दोनों का नाम पाइसम सटाइवम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखें। मेंडल ने जो लिया था पाइसम सटाइवम, तो यहाँ पर मेंडल ने पाइसम सटाइवम से अपने प्रयोग किए थे, उसके ऊपर अपने प्रयोग किए थे। इसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 11th क्लास में सिखाया जाता है। 11th कक्षा में, 11वीं कक्षा में सबसे पहला पाठ यही होता है कि आपको ये सिखाया जाता है कि वैज्ञानिक नाम किस प्रकार लिखना है। तो वैज्ञानिक नाम दो पदों में होता है, वंश हो जाती है, और उनको अंडरलाइन, रेखांकित, नीचे रेखांकित किया जाता है। ये वैज्ञानिक नाम लिखने का तरीका है। मैं इसको इटैलिक में नहीं लिखा, अभी कुछ नाम आएंगे आगे जो तिरछे लिखे होंगे, लेकिन मैं तिरछे नहीं लिख सकता ना, मेरे हाथ में इतनी क्षमता नहीं है, ना आपके हाथ में है इतनी क्षमता कि आप नाम को तिरछा लिख सके। तो आप उनको अंडरलाइन कर देते, नीचे रेखांकित कर देते हैं। तो संकरण समझ में आया आप लोगों को? सिंपल सा, दो भिन्न लक्षण वाले जीवों के मध्य, लेकिन ध्यान रखें एक ही जाति के होंगे, और उनके मध्य जो जनन करवा रहे हैं आप, उसी को आप संकरण कहते हैं। तो इस संकरण भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे हम बात करेंगे एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण। तो यहाँ पर आपके पास में है एक संकर संकरण व द्विसंकर संकरण। अब क्या अंतर है इनके अंदर? जैसे हम बात मेंडल की कर रहे हैं, हम मेंडल को लेकर चलेंगे, हम मेंडल को कभी भूलेंगे नहीं, है ना? हर स्लाइड में कहीं ना कहीं मेंडल को हम याद रखेंगे, और आप लोग भी याद रखें मेंडल को। तो मेंडल ने एक संकर संकरण करवाए, द्विसंकर संकरण करवाए,
और उसी के आधार पर अपने निष्कर्ष, अपने नियम दिए। तो हम बात करेंगे आगे के लेक्चर में मेंडल के नियमों की। तो यहाँ पर एक संकर संकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो एक संकर संकरण में एक ही लक्षण को चुना था, विशेषता। हम एक शब्द यहाँ मैं आपको बताऊंगा, तकनीकी शब्द है। तकनीकी शब्द जो हम बायोलॉजी के अंदर यूज करते हैं, जो शब्द जैसे हैं बिल्कुल उनको उसी तरह से पढ़ा जाता है, उनके हिंदी मतलब हम नहीं निकालना चाहते और ना ही निकालने चाहिए। तो शब्द है ट्रेट, शब्द है ट्रेट। तो एक शब्द है ट्रेट, जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ये ट्रेट का मतलब क्या है, इसको हिंदी में मैं कह सकता हूं विशेषता। ये किसी लक्षण को बता रहा है, ये किसी लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। जब मैं बात कर रहा हूं एक ट्रेट की, एक विशेषता की, तो ये किसी लक्षण को बताएगा यहाँ पर। ठीक है, तब है क्या, ध्यान से सुने इसको। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक संकर संकरण क्या है और द्विसंकर संकरण क्या है। मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे, ध्यान सुने, तो मेंडल ने एक संकर संकरण के प्रयोग में एक ही लक्षण चुना। जैसे उसने चुना पौधे की लंबाई। तो ये कितने लक्षण है, उसने चुना पौधे की लंबाई। अब ये लक्षण कितने हैं, लक्षण तो एक ही है, पौधे की लंबाई। लेकिन इसमें पौधे उसके पास दो प्रकार के थे, और वो दो प्रकार के पौधे थे, लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा, हम लिखेंगे आगे उसको, और शुद्ध बौना पौधा। अब ये शुद्ध क्या है ये बताऊंगा मैं आगे आपको, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इसकी, शुद्ध क्यों लिखना चाहिए और कैसे हम इसको बता रहे हैं। तो लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा लिया और शुद्ध बौना पौधा लिया। तो यहाँ पर जब इसने एक ही लक्षण लिया, जैसे पौधे की लंबाई, तो उसको कहेंगे एक संकर संकरण, क्योंकि यहाँ पर लक्षण तो एक ही है। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे द्विसंकर संकरण की, तो द्विसंकर संकरण के अंदर दो लक्षण चुने थे। अब ये दो लक्षण क्या थे, जो दो लक्षण थे, ये दो लक्षण जैसे मेंडल ने एक हमारे सिलेबस के अंदर है जिसको हम पढ़ेंगे और नीट में भी पूछते हैं इसको। दो लक्षण था, बीज का रंग, बीज का रंग तथा बीज की आकृति। तो बीज का रंग, बीज की आकृति, दो लक्षण हुए और इनका जनन करवाया, इनके मध्य संकरण करवाया एक ही बार में, ऐसा नहीं अलग अलग। तो यहाँ पर पौधे की लंबाई तो एक ही है, एक ही लक्षण है, एक ही ट्रेट है, लेकिन यहाँ दो ट्रेट है। बीज का रंग, देखिए ध्यान से आप, बीज का रंग एक ट्रेट और दूसरा ट्रेट बीज की आकृति। तो बीज के रंग दो प्रकार के थे, पीला, पीले बीज भी थे, और हरे बीज। इसी प्रकार से बीज की आकृति में दो प्रकार के बीज थे, एक थे गोल बीज, ये इनके आगे हम शुद्ध लगाएंगे आगे जब हम इनको उपयोग करेंगे। तो गोल बीज व झुर्रीदार बीज। तो यहाँ पर मेंडल के पास दो लक्षण जब उसने चुने, तो इस तरह से इसको लेंगे हम। यहाँ पर लक्षणों को, प्रत्येक लक्षण को हम अंग्रेजी के शब्दों द्वारा प्रतिष्ठित करते हैं, इनके जो जीन है उनको। जैसे मैं यहाँ पर कुछ बता देता हूँ आपको, आगे मैं समझाऊंगा आपको किस तरह से। जैसे इसके लिए हम यूज करते हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी, इसके लिए स्मॉल टी, स्मॉल टी। क्यों लिया है मैं आगे बताऊंगा आपको। पीले के लिए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, हरे के लिए स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ये फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, इनको चेंज नहीं करना है। गोल के लिए कैपिटल आर, स्मॉल झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो इनसे हम इनको दर्शाते हैं, इनसे हम इनको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ मैंने बस आपको इतना बताया है, एक संकर संकरण क्या है और द्विसंकर संकरण क्या है। तो जब किसी भी जनन में, किसी भी प्रकार के संकरण में आप एक ही लक्षण को चुनते हैं, एक ही ट्रेट को चुनते हैं, तो उसे कहते हैं एक संकर संकरण। और जब आप किसी संकरण में दो लक्षणों के मध्य, दो लक्षणों के, दो ट्रेट के विपर्यासी लक्षणों के मध्य, तो विपर्यासी है ना, विपर्यासी यानी विपरीत, एक लंबा एक बौना, एक पीला एक हरा, एक गोल एक झुर्रीदार, तो यहाँ हुआ क्या है, ये विपरीत है एक दूसरे से। तो जब विपरीत होंगे तब हम क्या कहेंगे उनको, विपर्यासी। और विपर्यासी लक्षणों के मध्य ही जनन को संकरण कहा जाता है। ऐसा आवश्यक नहीं है विपर्यासी ले, लेकिन यहाँ पर विपर्यासी मेंडल ने लिए थे। अलग अलग हो सकते हैं, एग्जैक्ट विपरीत नहीं हो, लेकिन वो अलग अलग एक दूसरे से हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, ये जितने भी नाम आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम, सबसे महत्वपूर्ण एलील या युग्म विकल्पी। अब ये एलील क्या है, ये युग्म विकल्पी क्या है, इसकी बात हम करेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना ज़रूरी है। आप पिछली स्लाइड देखें, पिछली स्लाइड में
इससे भी पिछली स्लाइड में, यहाँ आपको ये संरचना दिखाई दे रही है। पिक्चर मैंने यहाँ शेयर की, ये ऐसे ही नहीं है कि मैंने बस ऐसे ही जगह खाली थी तो रख दिया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये संरचना किसकी है? ये संरचना है आपके गुणसूत्रों की, ये संरचना है आपके गुणसूत्रों की। और इस गुणसूत्र पर आप देखिए एक पीले रंग की संरचना यहाँ कुछ चमकती हुई दिख रही है, यहाँ मैंने इसको अभी लाल कर दिया है। तो यहाँ पर एक पीले रंग की संरचना, एक चमकदार संरचना, ये मैंने हटा दिया इसको पूरा। अब देखिए ध्यान से, इसके ऊपर एक पीले रंग की संरचना चमकती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो पीले रंग की चमकदार संरचना दिखाई दे रही है, जीन है। गुणसूत्रों के ऊपर जीन उपस्थित होते हैं, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, इसकी बात मैंने अभी की थी कि जीन आपके लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने हेतु उत्तरदायी हैं। तो ये जो जीन है ये कहाँ पर होते हैं? गुणसूत्र पर। गुणसूत्र कुछ इस प्रकार होते हैं, इनको समजात गुणसूत्र कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाएगा? समजात गुणसूत्र। तो यहाँ पर ये जो गुणसूत्र जुड़े हुए हैं, आपस में उपस्थित है, ये गुणसूत्र, ये गुणसूत्र, ये समजात गुणसूत्र है। और इन गुणसूत्रों के जोड़े पर जो समान स्थानों पर उपस्थित जीन होते हैं, जैसे यहाँ पर, जैसे इसमें यहाँ पर जीन है, यहाँ पर है, देखिए ध्यान से मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, और यहाँ भी है। तो आपको रेड कलर का मार्क दिख रहा है, आपको रेड कलर से दिख रहा है। जो मैंने लाल कलर के निशान यहाँ लगाए हैं, ये इसमें जीन को दिखा रहे हैं। और स्वयं ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ध्यान सुने। मैं आपको युग्म विकल्प भी बता रहा हूँ, एलील क्या है, युग्म विकल्प या एलील क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये संरचना यहाँ पर गुणसूत्रों की है, गुणसूत्र पर जीन होते हैं जो आपके आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करते हैं। अब सुने, समजात गुणसूत्रों के जोड़े पर स्थित, समजात गुणसूत्रों के समान स्थानों पर उपस्थित जीन के जोड़े को अलील कहा जाता है। समजात गुणसूत्र का जो जोड़ा है, ये जोड़ा जो दिख रहा है आपको, समजात गुणसूत्र का है। इसीलिए मैंने परिभाषा में 2-3 शब्द इस्तेमाल किए थे, 2-3 शब्दों का जो मैंने उपयोग किया था वो यही थे। समजात गुणसूत्रों के समान स्थानों पर उपस्थित जीन के जोड़े को अलील या युग्म विकल्पी कहा जाता है। जैसे ये देखें आप, यहाँ पर ये दोनों समान स्थानों पर है, ये दोनों यहाँ समान स्थानों पर है, इन्हीं को आप अलील कहेंगे। आप इन दोनों को अलील नहीं कह सकते, ये दोनों अलील नहीं कहलाएंगे, ये दोनों अलील नहीं कहलाएंगे। आप अलील किन्हें कहेंगे? जो समान स्थानों पर है। जैसे अगर मैं इसमें बनाता हूँ, पीछे एक और गुणसूत्र आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इसमें मैंने यहाँ बनाया, एक यहाँ पर, ये सभी जीन है। जो मैं ये डॉट बना रहा हूँ रेड कलर के, आपको क्लियरली विजिबल होंगे, तो ये यहाँ पर जीन है। तो ये जो समान स्थानों पर उपस्थित है, जैसे ये, तो ये जो समान स्थानों पर उपस्थित जीन का जोड़ा है, ये भी समान स्थानों पर ही है, मैंने इसको किया नहीं, लेकिन ये भी समान स्थानों पर है। तो समान स्थानों पर उपस्थित जीन के जोड़े को अलील कहते हैं। लेकिन ये होते कहाँ पर है? ये होते हैं समजात गुणसूत्रों पर। तो फिर से मैं अपनी स्लाइड पर आऊंगा, जो स्लाइड हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए ध्यान से, युग्म विकल्पी, पुनः हम पहुंच चुके हैं अपने ओरिजिनल स्लाइड पर, जो एक्चुअल स्लाइड चल रही थी। मैं यहाँ बनाता हूँ अगर आपके लिए। तो ये मैंने एक गुणसूत्र बनाया है, उतना अच्छा तो नहीं बना जितना उस इमेज में था, लेकिन समझ में आएगा आसानी से। देखिए ध्यान से, एक यहाँ पर उपस्थित है, एक यहाँ पर है, जीन, ये जीन की बात हो रही है। एक जीन यहाँ पर है, एक जीन यहाँ पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। कहीं भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, 30,000 जीन होते हैं हमारे शरीर में, कोशिका में। तो यहाँ पर अभी जो जीन है, जैसे ये दोनों, इनको आप अलील नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से इनको मैं हटा देता हूँ। इन दोनों को आप अलील नहीं कहेंगे, आप इन दोनों को भी अलील नहीं कहेंगे। आप इन दोनों को अलील कह सकते हैं, आप इन दोनों को अलील कह सकते हैं, आप इन दोनों को अलील कह सकते हैं, आप इन दोनों को अलील कह सकते हैं। तो सिंपल सा जो था मैंने आपको बताया, युग्म विकल्पी अलील किसको कह रहे हैं? आप बिल्कुल ध्यान रखें इसका, समान स्थानों पर लिखा हुआ है,
है ना, समजात गुणसूत्रों के समान स्थान पर स्थित जीन के जोड़े को अलील कहा जाता है, और अलील को ही आप युग्म विकल्पी कहते हैं। तो ये ध्यान रखें, क्या है ये जीन का जोड़ा है, ये एक जीन का जोड़ा है, पेयर है जीन का। अब ये जोड़ा क्या होता है, जैसा मैंने अभी लिखा था, आपको दिख रहा है स्लाइड के अंदर, इस स्लाइड में आपके बिल्कुल सामने है। जैसे आप देखें, कैपिटल टी लिखा हुआ है, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो ये सारे अलील हैं, ये हर एक अलील है। ये एक युग्म विकल्पी है, ये एक युग्म विकल्पी है, ये भी एक युग्म विकल्पी है, ये भी और ये भी, ये सभी जो है ये अपने आप में एक अलील है और एक युग्म विकल्पी है जो आपके सामने दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे समयुग्मजी और विषमयुग्मजी की। अभी समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या है, सबसे पहले समयुग्मजी समझ लें, बहुत सरल है ये। तो शब्दावली देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था, शब्दावली समझनी आवश्यक है, शब्दावली बहुत सरल है, और अगर शब्दावली आपको समझ में आ गई तो आप बाकी का काम, आनुवांशिकता आपको बहुत सरलता समझ में आएगी, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीट के लिए भी, 12th बोर्ड के लिए भी, सभी के लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे समयुग्मजी अवस्था की, तो समयुग्मजी अवस्था के अंदर जब दोनों ही अलील समान हों, जब दोनों ही जीन अलील के अंदर ना, तो दोनों ही एक जैसे हों, तो उसे आप कहेंगे समयुग्मजी। जैसे ये देखो, मैंने यहाँ लिखा है कैपिटल आर, तो मैंने जो कैपिटल आर लिखा है ये समयुग्मजी है। मैंने लिखा स्मॉल आर, ये भी समयुग्मजी है। मैंने यहाँ लिखा कैपिटल टी, ये भी समयुग्मजी है। मैंने लिखा स्मॉल टी, ये भी समयुग्मजी है। तो उदाहरण देखिए, ये भी ये उदाहरण यही लिखे हुए हैं, कैपिटल टी, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, तो ये सभी समयुग्मजी के उदाहरण है। तो सिंपल सा ये जो जीन का जोड़ा है, जैसे अब मैं फिर से बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर फिर से, जैसे मैंने एक गुणसूत्र बनाया है, मैंने एक गुणसूत्र यहाँ पर बनाया है, और मैं बात कर रहा हूँ गुणसूत्र पे अलील की। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कैपिटल टी है, यहाँ पर भी कैपिटल टी है। ये दोनों जीन है जो मैंने दिखाया तभी यहाँ पर, ये देखें आप, ये जो जीन है ना दोनों, ये दोनों जीन जो यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये दोनों जीन यहाँ पर कैपिटल टी उपस्थित है। तो जब ये बड़ा टी अंग्रेजी का कैपिटल टी उपस्थित है, तो इस स्थिति में इसे कहेंगे समयुग्मजी। परंतु यहाँ पर ये अगर विपरीत होते हैं, दो अलग अलग लक्षणों वाले होते हैं, जैसे एक है कैपिटल आर और एक है स्मॉल आर, तो मैं इसे कहता विषम युग्मजी। देखिए परिभाषा नीचे लिखी हुई है बिल्कुल 8 नंबर पर, विषम युग्मजी। तो विषम युग्मजी क्या है, जब अलील के जोड़े में किसी लक्षण के जीन के साथ उसके विपर्यासी लक्षण का जीन भी उपस्थित है, तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। देखिए ध्यान से सुने, एक्चुअली क्या है कि जो हमने अभी बात की थी पौधों में, जैसे पौधे की लंबाई, तो पौधे की लंबाई के दो लक्षण थे, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। तो लंबे पौधे के लिए था कैपिटल टी, ये है लंबा पौधा, और स्मॉल टी बौना पौधा। तो अगर किसी पौधे के अंदर, मैं मटर की बात कर रहा हूँ, पायसम सटाइवम की, तो किसी मटर के पौधे में अगर कैपिटल टी उपस्थित है, तो उस स्थिति में वो पौधा लंबा होगा। अगर किसी पौधे में स्मॉल टी उपस्थित है, तो वो पौधा बौना होगा। यहाँ पर तो कैपिटल टी किसके लिए उत्तरदायी है, पौधे के लंबाई के लिए, और स्मॉल टी किसके लिए उत्तरदायी है, पौधे के बौनेपन के लिए। ठीक है, लेकिन परंतु यहाँ पर कंडीशन क्या है, जैसे मैंने लिखा, यहाँ पर इसको मैं हटाकर स्मॉल टी कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये मिला मुझे कैपिटल टी स्मॉल टी। जब यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में हैं, तो इस स्थिति में ये विषम युग्मजी अवस्था है, ये एक विषम युग्मजी अवस्था होगी। और इस विषम युग्मजी अवस्था के अंदर दो अलग अलग लक्षण वाले, एक पौधे की लंबाई के लिए, उसके लंबेपन के लिए उत्तरदायी है, एक जो पौधे के बौनेपन के लिए उत्तरदायी है, दोनों यहाँ पर साथ है। तो आपको समझ आया होगा, ये यहाँ पर तीन चीजें जो हमने डिस्कस की है, युग्म विकल्पी, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड पर कुछ और है, ये कुछ 16 ऐसे हैं, वैसे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलते हैं, 20-25 मिल जाते हैं, लेकिन वो काम के नहीं है, कुछ भी हमारे काम नहीं आएंगे, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे सिलेबस में है और हमारे काम के हैं, जिनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, वो सारे यहाँ पर हम डिस्कस करें। तो यहाँ पर अगला F1PD। अब F1PD क्या है, देखिए ध्यान से, जैसे आपने संकरण कराया, अभी संकरण तो समझ में आ गया ना आपको क्या है। तो एक लंबा पौधा है, जैसे कैपिटल टी लंबा पौधा, इसी प्रकार आपके पास में एक बौना पौधा है, स्मॉल टी, दोनों के मध्य आपने संकरण कराया,
और संकरण के बाद में आपको जो मिलेगा, जो पीढ़ी आपको यहाँ मिलेगी, जो संतान मिली है, उसको आप कहेंगे F1 पीढ़ी। इसका मतलब होता है फिलियल। F का मतलब होता है फिलियल, जो संतान है उसके लिए ये बात कर रहे हैं। तो F1 पीढ़ी, यहाँ पर किसी भी जीव में संकरण के पश्चात प्राप्त पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा F2 पीढ़ी। अब यहाँ पर F1 पीढ़ी में क्या मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इनका अगर संकरण करवा रहे हैं आप, तो आपको F1 पीढ़ी में प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैसे? 50% लक्षण इसके और 50% इसके। 50% मिलकर 100% हो गए, लेकिन 50% उसका क्या था? कैपिटल टी। 50% इसका क्या था? स्मॉल टी। और ये मिलकर यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर अब ये जो मिला है आपको, ये है F1 पीढ़ी। जब आप F1 पीढ़ी का स्वनिषेचन करवाते हैं, पौधा है तो स्वपरागण हो जाएगा, और एनिमल की बात करें तो स्वनिषेचन, तो इसके बाद में जो आपको मिलेगा वो होगी F2 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में स्वयुग्मन के पश्चात प्राप्त पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहा जाता है। अब इसके बाद में अगला है प्रभावी तथा अप्रभावी। प्रभावी अप्रभावी क्या है? जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने दो लोग लड़ रहे हैं, दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जिसमें एक ताकतवर है और एक कमजोर है। दो लोग हैं जो आपस में झगड़ रहे हैं, उनमें से एक जीत गया और एक हार गया। तो जो जीता था, जो जीत गया वो प्रभावी, और जो हार गया वो अप्रभावी। अर्थात जिसने अपने आप को स्वयं को प्रदर्शित किया है वो प्रभावी है, और जिसने स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाया जो, वो अप्रभावी। तो यहाँ पर यही स्थिति है। हम बात करेंगे विषम युग्मजी की, ध्यान रखना। हम बात किसको करेंगे? विषम युग्मजी। अभी तक हमने पढ़ लिया है समयुग्मजी और विषम युग्मजी। तो समयुग्मजी कौन से हैं? जैसे कैपिटल टी ये समयुग्मजी है, स्मॉल टी विषम युग्मजी, और नहीं, ये भी समयुग्मजी है और ये भी, दोनों ही समयुग्मजी, परंतु ये है विषम युग्मजी। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्मजी अवस्था है। तो विषम युग्मजी अवस्था में जो स्वयं को प्रदर्शित करता है, देखो ये जो पौधे मिले थे मेंडल को, अब इसमें क्या स्थिति हो सकती है? तीन इसके आंसर हो सकते हैं, तीन कंडीशंस हो सकती है। या तो ये F1 पीढ़ी में पौधा मिला ना आपको, या तो ये होगा लंबा, या फिर होगा ये बौना, या फिर ये पौधा ना लंबा होगा ना बौना होगा। ठीक है, अभी मैं वो बात बता रहा हूँ जब तक हमें पता नहीं है क्या मिलेगा, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में हमें पता है, हमने पढ़ लिया है ये किताबों के अंदर कि जब मेंडल ने ये प्रयोग किए थे, तो मेंडल को यहाँ पर, आप लोगों को भी पता है, ये पौधे लंबे थे, ये पौधे जो मिले थे मेंडल को ये लंबे थे। तो इसका मतलब क्या है? जब ये पौधे लंबे हैं तो इसका मतलब लंबेपन, जो कैपिटल टी है वो अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन स्मॉल टी अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कैपिटल टी प्रभावी है और स्मॉल टी अप्रभावी है, यही लिखा हुआ है। पढ़े ध्यान से आप। विषम युग्मजी अवस्था में स्वयं को प्रकट करने वाला लक्षण प्रभावी कहलाता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये विषम युग्मजी अवस्था है, इसमें लंबापन प्रभावी लक्षण है। अप्रभावी की परिभाषा सेम है बिल्कुल। तो जो प्रभावी के साथ में है और स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर रहा वो अप्रभावी होगा। ध्यान रखें, परिभाषा में आप देखो शब्दों का ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट, शब्दों का उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पर विषम युग्मजी आपको याद रखना है। जो स्टूडेंट गलती करते हैं जो एग्जाम में आंसर लिखने में, वो यही होता है कि जो स्वयं को प्रकट कर रहा है प्रभावी, जो नहीं कर रहा अप्रभावी। अरे ऐसा नहीं है, जो विषम युग्मजी अवस्था में स्वयं को प्रकट कर रहा है वो प्रभावी है, और जो विषम युग्मजी अवस्था में स्वयं को प्रकट नहीं कर रहा वो अप्रभावी है। यही लिखा हुआ है। जैसे बौनापन, यहाँ पर स्मॉल टी अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर रहा, वो अप्रभावी है। चलेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। परीक्षार्थ संकरण, संकर पूर्व संकरण। तो यहाँ पर परीक्षार्थ संकरण है और संकर पूर्व संकरण है। तो परीक्षार्थ संकरण और संकर पूर्व संकरण क्या है? बहुत सरल है, ध्यान दें आप परीक्षार्थ संकरण और संकर पूर्व संकरण पर। जब आप जैसे एक संकरण करवाया था अभी, यहाँ पर हमने संकरण कराया था, इसी का करवाते हैं जो अभी तक हम करवा रहे हैं, बिल्कुल सरल सा है। इनका आपने संकरण कराया, आपको ये यहाँ पर प्राप्त हुआ, ये है F1 पीढ़ी। अब देखें ध्यान से, यदि आप F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से कराते हैं, ठीक है, ध्यान से सुने क्या करवा रहे हैं, इसका ये जो F1 पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी का संकरण आप करवा रहे हैं अप्रभावी समयुग्मजी जनक से। तो इन दोनों के मध्य जो जनन हो रहा है उसको हम कहेंगे, जो संकरण हो रहा है उसे कहेंगे परीक्षार्थ संकरण। ये परीक्षार्थ संकरण कहलाएगा। ध्यान दें, फिर से सुने,
F1 पीढ़ी का संकरण अपने अप्रभावी समयुग्मजी जनक से कहलाता है परीक्षार्थ संकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, संकरण के लिए क्रॉस और परीक्षार्थ टेस्ट। ठीक है, तो परीक्षा टेस्ट वर्ड ही तो यूज होगा, इसके लिए और क्या कर सकते हैं। तो ये परीक्षार्थ संकरण है, बिल्कुल सरल सा है और कुछ भी नहीं करना। आप इन दोनों का संकरण करवा दो, जैसे मैंने ये देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस करवाया मैंने स्मॉल टी, तो यही तो लिया है मैंने। ये F1 पीढ़ी है और ये अप्रभावी समयुग्मजी जनक है, दोनों के मध्य जनन कराया। और ये जो अब जो भी मिलेगा वो बात में बात करेंगे उनकी, तो जो भी मिलेगा वो परीक्षार्थ संकरण किया है आपने। इसी तरह से आता है आपका अगला संकर पूर्व संकरण। अब संकर पूर्व संकरण क्या है? बैक, संकर पूर्व यानी बैक क्रॉस। तो इसमें आप इसका क्रॉस जो आपका F1 पीढ़ी है, इसका क्रॉस आप किसी से भी करवा लें, चाहे इससे करवाएं चाहे इससे करवाएं, दोनों में से किसी से भी करवा दे, वो संकर पूर्व संकरण कहलाएगा। तो यदि आप F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक से, जैसे प्रभावी जनक कौन है? ये कैपिटल टी, तो आप F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक से करवाते हैं तब भी यह संकर पूर्व संकरण है। और अगर आप इसका क्रॉस, इसका संकरण अप्रभावी जनक से करवाते हैं तब भी यह संकर पूर्व संकरण। लेकिन वो किस प्रकार का संकर पूर्व संकरण होगा? परीक्षार्थ संकरण होगा। ठीक है, तो परीक्षार्थ संकरण संकर पूर्व संकरण के अंदर आ सकता है, आप ये कह सकते हैं। फिर से सुनिए, थोड़ा सा मुश्किल रहता है समझना, फिर से सुनिए, बहुत सरल है। ये आपके पास में यहाँ पर F1 पीढ़ी है, इसका अगर आप किसी भी जनक से करवाते हैं संकर पूर्व संकरण कहलाएगा। परंतु अगर आप इसका अप्रभावी जनक से कराएंगे तो संकर पूर्व संकरण के साथ साथ ये परीक्षार्थ संकरण भी कहलाएगा। बस इतना सा, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये लास्ट दो, जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीन प्ररूप, लक्षण प्ररूप। ये मैंने इंग्लिश और हिंदी के नाम दोनों लिखे हैं। देखो, इंग्लिश के नाम पढ़ना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी किताबें ऐसी है जहाँ पर हमें हिंदी के नाम लिखे हुए नहीं मिलते, सिर्फ इंग्लिश का नाम लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए आवश्यक है। ध्यान रखना है क्या, किसी भी लक्षण के लिए उत्तरदायी जो आनुवंशिक संगठन है उसको जीन प्ररूप कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा पौधा लंबा है, मटर का पौधा लंबा है, तो ये लंबाई किसके कारण है? ये लंबाई है कैपिटल टी के कारण, तो ये उसका जीन प्ररूप होगा। कोई पौधा बौना है, किसके कारण है? स्मॉल टी के कारण, तो यहाँ पर स्मॉल टी के कारण पौधा अगर बौना है तो ये उसका जीन प्ररूप है। कोई पौधा लंबा है परंतु उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जीन है, विषम युग्मज अवस्था में, तो ये उसका जीन प्ररूप होगा। इसी प्रकार से फिनोटाइप, तो फिनोटाइप बहुत मुश्किल नहीं है, फिनोटाइप तो और भी इजी है। मैं अपनी भाषा में अगर आपको बताऊं, जो लक्षण आपको देखने से पता चलते हैं उन्हें फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे आप मेंडल के साथ में काम कर रहे हैं, मेंडल के खेत में हैं आप, मेंडल के असिस्टेंट है, मेंडल ने आपको कहा जाकर देख के आओ खेत में पौधे कैसे हैं, लंबे हैं बौने हैं। आप देख कर रहे, आपने गिने, आपने कहा 75 पौधे 100 में से लंबे हैं, 25 पौधे बौने हैं। तो ये आपको देखकर पता चला, ये आपको देखकर पता चला। तो देखकर जो पता चला, जो भी चीजें आपको देखकर पता चली है वो उसका लक्षण प्ररूप है, और लक्षण प्ररूप के लिए उत्तरदायी है जीन प्ररूप। जैसे ये अगर किसी पौधे में कैपिटल टी है तो पौधा लंबा होगा, तो उसकी लंबाई के लिए कौन उत्तरदायी है? उसका जीन प्ररूप उत्तरदायी है ना। इसी प्रकार से अगर कोई पौधा लंबा है लेकिन उसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये आपको देखने से पता चलेगा क्या? नहीं, लंबा है ये तो पता चलेगा, लेकिन उसमें वो लंबा किसके कारण है? इसके कारण लंबा है या इसके कारण? क्योंकि दोनों ही पौधे लंबे होते हैं, तो लंबा किसके कारण है ये आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो जीन प्ररूप देखने से पता नहीं चलते हैं, लक्षण प्ररूप आपको देखकर पता चल जाते हैं। बाह्य लक्षण है जो आप देखकर पता करते हैं, और इनका नियंत्रण होता है जीन के पास में। जीन इसके निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर एक सरल सा टॉपिक था, एक सरल सा विषय था जो हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत सरल टॉपिक है, अगर आप इसको पढ़ें तो बहुत सरल है। और मैं यही चाहूँगा आप लोग सबसे पहले इसको अच्छे से याद करें। अगर ये आपको अच्छे से याद हो जाता है तभी आप आनुवंशिकता को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये बात मैंने भी पहले भी 4 बार बताई है, और मैं लास्ट में भी यही बता रहा हूँ। आप इसको समझ लेंगे तो आप आनुवंशिकता बहुत आसानी समझ पाएंगे, क्योंकि नाम रिपीट होंगे बार बार। मैं कहीं बोलूंगा समयुग्मजी, कहीं कहूंगा विषमयुग्मजी, मैं कहूँगा कहीं पर बोलूंगा इसका जीन प्ररूप क्या है, मैं कहूंगा इसका लक्षण प्ररूप ये है। तो फिर आप कंफ्यूज हो गए, जीन प्ररूप होता क्या है, लक्षण प्ररूप क्या होता है, कौन विषमयुग्मजी है, कौन प्रभावी है, कौन अप्रभावी है। तो ये सभी आपको याद होने आवश्यक है।
तो आज इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंडल के प्रयोगों के संबंधित और भी इंफॉर्मेशन और भी जानकारी को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।